बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें शिरकत करेंगे और जरदारी साहब के हवाले से भी यही खबर आई है कि वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें शरीक होंगे। मरियम साहिबा भी वफ्द के हमरा होंगी, बिलावल साहब भी ऑब्वियसली शरीक होंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी ही इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को होस्ट भी कर रही है। अब क्या वो तरीक़ा कार है या वो लाहे अमल है जो इन जमातों की तरफ से इख्तियार किया जाता है इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, जैसे कि क्लेम किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो मौलाना साहब हैं उनकी पूरी कोशिश है कि तमाम जमातें उनकी बात मानते हुए आगे चलें, और वो क्या है, वो इसरार कर रहे हैं कि तमाम असम्बलियों से अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस्तीफ़े दे दें ताकि अगले इलेक्शन की जो राह है वो हमवार हो। अब उस पर उनको लगता है कि जमातों को, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को एतराज़ है। मौलाना साहब पहले भी इस शक का इजहार कर चुके हैं। कल हमारे प्रोग्राम में भी JUIF का जो मौक़िफ़ आया वो यही आया कि जो इन बड़ी जमातों के अपोजिशन लीडरान हैं उन पर JUIF को शक है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे कल, और क्या वो चीज़ें हैं जिन पर एक मुश्तरका लाहे अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि हम नवाज शरीफ साहब को नहीं दिखाएंगे, उनका जो खिताब होगा इस APC से उसको नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये मफरूर हैं। एब्सकॉन्डर का नाम लफ्ज़ जो है वो भी इस्तेमाल किया गया। आज भी मुख्तलिफ़ इस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें मुआविन ख़ुसूसी बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं उन मुशीर हैं, अब उनकी तरफ से क्या कहा गया वो ज़रा दिखाएगा। बिलावल भुट्टो मुलज़म, मरियम नवाज मुजरम, नवाज शरीफ मुजरम, शहबाज शरीफ मुलज़म, आसिफ जरदारी मुलज़म, शाहिद हकरान अब्बासी मुलज़म, एहसन इकबाल मुलज़म। तो ये है कल मुलज़मान का इज्तिमा। कल जो उन्होंने मुतालबे करने हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। मुल्क में एहतसाब का अमल जो रोक दिया जाए और नैब का नया कानून बनाया जाए। आप नैब के मुलज़मान है सारे, आप स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। ये है बेसिकली मुलज़मान का गठ, और वो आखिर में यही कहेंगे कि जेलों को अच्छा कर दें, हमारे लिए वहाँ इंतजाम बेहतर कर दें। तो कौन कौन मुल्ज़िम है, कौन कौन मुजरिम है, ये आपको हुकूमत बता रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा क्या खौफ है जिसके बायस हुकूमत का ये फैसला है कि नवाज शरीफ साहब को नहीं दिखाया जाएगा और पूरी APC की कवरेज जो है वो नहीं की जाएगी। अब कल देखते हैं, क्योंकि इस हवाले से पैमरा ऑलरेडी ये कह चुका है कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनको नहीं दिखाया जा सकता। इस पे पहले मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगी, जिसके लिए हमारे साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दीगर मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी बेहद शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सूबाई वज़ीर सेहत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, आपका भी बेहद शुक्रिया। अनवर मंसूर साहब, सबसे पहले तो ज़रा इस पे बता दीजिएगा, अदालतें अब कह रही हैं नवाज शरीफ साहब को कि वो आएँ, सरेंडर करें। अब ये इसकी लीगल पोजीशन क्या है कि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, हुकूमत का ये दावा है कि इलाज के लिए गए थे, इलाज नहीं हुआ, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत ने मुस्तरद कर दी हैं। सो इस पर वहाँ बैठ के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना जो हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है, इसमें कानूनी एतबार से ज़रा बता दीजिएगा कि कानून क्या कहता है, क्या वो कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया। ये एक बहुत ऐसा इशू है जिस पे बहस बहुत हो रही है, और इसमें ये कहना कि ये कानून के तहत किया जा सकता है या ये गैर कानूनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। मैं ज़रा सा इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इसका कि नवाज शरीफ साहब हैं कौन और किस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं। ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेसिकली लीडर हैं या प्रिंसिपल लीडर हैं या चेयरमैन हैं, वॉट एवर यू कैन कॉल देम, PMLN के। और जब हम ये कहते हैं PMLN के वो मेन आदमी है, चेयरमैन है, तो हम ये कहते हैं कि वो अगर खिताब करेंगे तो एज चेयरमैन ऑफ द पार्टी खिताब करेंगे, और अगर चेयरमैन एज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी अगर खिताब कर रहे हैं तो फिर एक बहुत बड़ा मेजर इशू आ रहा है इसके अंदर। ये कहना कि किसी से बात करना गलत है, ये कानून में कहीं मौजूद नहीं है। खिताब करना गलत है, ये कहीं किसी किताब में मौजूद नहीं है। मगर एज अ लीडर ऑफ द पार्टी अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर उसमें कबाहत है।
और कबाहत क्या है कि एक लीडर ऑफ द पार्टी जो है वो चुनता है सेनेटर्स को, वो मुख्तलिफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का एक रोल है, और जब ये कहा गया है कि ये कन्विक्टेड हैं तो उस सूरत में ये अंडर आर्टिकल 63 ये वैसे भी पार्टी के लीडर नहीं रह सकते, और वो अगर खिताब करते हैं एज ए लीडर देन देयर इज ए प्रॉब्लम, और वो अलाउ किया नहीं जाना चाहिए बिकॉज ही कैन नॉट एक्ट एज ए लीडर, नंबर वन। नंबर टू ये कहना, मैं इससे जरा सा हूँ कि अगर एज अ पर्सन खिताब करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि कानून को ये नहीं कहता है कि कन्विक्ट जो है वो बोल नहीं सकता है। कन्विक्ट बोल भी सकता है, मीडिया को एड्रेस भी कर सकता है, उसमें कोई कबात नहीं है। जेल के अंदर रहकर ये अलाउ नहीं किया जाता बिकॉज जेल के जो रूल्स हैं वो उस पर एप्लीकेबल होते हैं, बट यहाँ पर वो बेल पे हैं, बेल पे जेल रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसलिए वो नहीं करते। जो डिस्टिंक्शन मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, अच्छा आपने इसको डिफरेंशिएट किया जी इस तरीके से कि एक इंडिविजुअल की हैसियत से अगर कोई बात करे तो ऑब्वियसली उसके पास ये फ्रीडम है टू एक्सप्रेस, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि एक लीडर के तौर पे आप खिताब करना चाह रहे हैं और किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाह रहे हैं पैरोल पे होते हुए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो नहीं हो सकता लीगली, इट्स नॉट पॉसिबल, उनको नहीं दिखाया या सुनाया जा सकता, ये कह रहे हैं। ठीक है, इसी पर जरा मैं डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब जरा आपका कमेंट पहले तो इस पे कर दीजिए कि ऑब्वियसली अनवर मंसूर साहब की तरफ से जो लीगली क्या सूरत हाल बनती है, सिचुएशन बनती है, उस पर राय आई है कि इंडिविजुअल के तौर पे तो ठीक है बट पार्टी लीडर के तौर पे वो नहीं कर सकते। मेरी इसमें गुजारिश ये है कि नवाज़ शरीफ साहब हमारी पार्टी के कायद हैं, कल वो किसी एज अ नवाज़ शरीफ खिताब करें, वो एज अ कायद खिताब करें, मैं नहीं समझता कि ये हमारे लिए या लोगों के लिए कोई मायने चीज़ रखती है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान के करोड़ों आवाम नवाज़ शरीफ को अपना लीडर मानते हैं और नवाज़ शरीफ साहब का वोट बैंक आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंटैक्ट है। दूसरी बात अनवर साहब ने कही जो कि ज़ाहिर है उनकी उस बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ इस हिस्से से कि आप किसी की ज़ुबाबंदी नहीं कर सकते, और ख़ुसूसन वो शख्स जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो और जिसकी पार्टी आज भी पार्लियामेंट में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात हो, और जो शख्स जिसने पाकिस्तान की खिदमत की और जिसको आवाम सुनना चाहते हैं, तो वो तो अपनी राय देने का कोई कानून नहीं कि किसी को पाबंद करे। और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के जा रहे हैं, अगर नवाज़ शरीफ साहब इन हालात में जिसमें इस मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी, क्राइम्स और चादर और चार दीवारी के मसाइल आ रहे हैं, और उनको नहीं रोका जा सकता, और इंडिविजुअल बोले या एज अ लीडर बात करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ बोले आपको नहीं लगता लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, लोग जी वो बात सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बेहतर तरीका ये होता कि वो जिस तरह अदालतें उनको बुला रही हैं तो वो यहाँ आके सरेंडर कर देते और फिर वो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बल्कि ज्यादा बेहतर अंदाज में ऑपोजिशन को जो है वो लेकर चलते साथ। अब मेरा ज़रा मुकम्मल जवाब सुन लीजिएगा इस पे भी। गुजारिश ये है कि ये सबको मालूम है कि नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत की और अदलिया की इजाज़त से गए वहाँ, ठीक है, और उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा भी गया और ये एक बाकायदा अंडरस्टैंडिंग भी थी, अंडरटेकिंग थी कि जब नवाज़ शरीफ साहब का इलाज मुकम्मल हो जाएगा, जब उनके डॉक्टर्स उनको वापसी का इजाज़तनामा दे देंगे, वो तशरीफ़ ले आएंगे। अब उसमें 4 से 6 महीने तो कोरोना पे चले गए, कोविड पे, ठीक है ना जी। उनकी 2 मेजर सर्जरीज़ होना रहती हैं, ज़ेरे इलाज हैं वो, तो वो जाहिर है जो ही उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा, सर्जरी स्पेशल हो जाएंगी। और यहाँ डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं, यास्मीन राशिद साहिबा, वो इस बात को ज़रूर समझती होंगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल उनसे पूछेंगे। जो पेशेंट होता है उसने चॉइस नहीं करनी होती कि मेरी फ़लाँ तारीख को सर्जरी करो। द डॉक्टर हैज़ टू डिसाइड, द सर्जन हैज़ टू डिसाइड कि इस मरीज़ की मैंने सर्जरी या इसका ट्रीटमेंट किस अप्रोप्रिएट टाइम पे करना है।
बाकी ये गवर्नमेंट की बातें छोड़ें, जो लोग हैं इसमें सही है, जो गुफ्तगू करते ये बात रहते सही है, हैं, डॉक्टर बातें करते डिसाइड रहते करता हैं, है लेकिन और उसमें ये लिखा हुआ है कि जी जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक हो जाएगी, बट क्योंकि अदालत ये अब कह रही थी इसलिए मैंने पूछा था जी। दो बातें, दो जल्दी क्विक, वेरी क्विक रिमार्क्स। एक तो मेरी गुजारिश है कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया का हमेशा हमने फ़ैसलों का एहतराम किया है, अदलिया को भी नवाज़ शरीफ साहब को ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि नवाज़ शरीफ साहब एक नॉर्मल नहीं बल्कि एक मरीज़ हैं, और मरीज़ के मद्देनज़र रख के उनको जो भी फ़ैसला करना चाहिए। तो इसमें मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो ही उनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा वो वापस तशरीफ़ ले आएंगे, और कोई ऐसा कानून आइन ऐसा नहीं है जो किसी शख्स को कोई मरीज़ हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, जिसकी ज़ुबान बंदी करता हो। कंफ्यूजन थोड़ी इसलिए भी पैदा हो गई, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की थी कि जी उनका 4-5 अस्पतालों में वो एडमिट रहे हैं, लेकिन वो एडमिशन का कहीं पर कोई सबूत अदालत में नहीं गया, तो इसलिए लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो गए। लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब की वर्चुअल शिरकत हो जाएगी, जरदारी साहब की भी वर्चुअल शिरकत हो जाएगी, लेकिन अब एजेंडा क्या है पहले तो ये बता दें, करेंगे क्या? कल के ऑपोजिशन जमातें ये डिसाइड कर रही हैं कि इस हुकूमत को, जिस तरह कायरा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जान छोड़ें, इनको किस तरह हुकूमत से निकालना है, या क्या करेंगे? एजेंडा क्या है? मसले का हल तो है कि इनका जाना ठहर गया, हुकूमत को निकालना है, इंतखाबात दोबारा हो जाए। इन इंतखाबात को लोग नहीं मान रहे, मीडिया नहीं मान रही, पढ़े लिखे लोग नहीं मान रहे, अब हो गए हैं। ये भी मुश्किल हालात में पार्टियों ने कबूल भी किया, लेकिन इन्होंने जो रवैया रखा है उनको फिर अपने मौक़िफ़ पे पार्टियों को ले आए हैं। हालांकि लोगों ने कबूल किया, पार्टियों ने चले मुल्क के बेहतरी के लिए, लेकिन ये बदनसीबी है इस हुकूमत की, ठीक है, जो ऐसी अपोजिशन किसी को भी नहीं मिली, इतनी रियायत करने वाली, इतनी मुरवत करने वाली। फ्रेंडली अपोजिशन कहते थे, ये फ्रेंडली से भी 2 कदम आगे थे। फ्रेंडली से भी आगे आप लोग। हाँ, देखो मैं आपको बताऊं, कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ तो अब कर देंगे ना, जो जिस बात का फ्रेंडली नहीं रहेंगे, जिसका बहुत का शौक है, नहीं फ्रेंडली की बात नहीं है। बहुत सारी बातें, जहर की गोलियां मुल्क की मफादात की खातिर, सलामती की खातिर, इदारों की खातिर खाई जाती हैं, ये कोई तअज्जुब की बात नहीं है, हर दौर में हुआ है, लेकिन ये बदनसीब हुकूमत है। अच्छा, आप देखें, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खड़े होकर क्या कहा, भाई हम गैर मशरूत आपकी हिमायत करते हैं। बड़ा मुखालिफ बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल साहब, उन्होंने क्या कहा, भाई कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं मुश्किल मामलात में। हमने तो दहशतगर्दी के खिलाफ नवाज शरीफ का भी साथ दिया, हालांकि नवाज शरीफ साहब ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हमने किया, तो हमने अभी भी वैसा किया। लेकिन ये बदकिस्मती है, इनको पता नहीं किसने समझाया है कि झगड़े में आप जिंदा रहेंगे। झगड़े में मसाइल से तवज्जो हटा रहे हैं, ये ठीक है, अच्छा, लेकिन लोग तो उसको उन मसाइल को है कि झगड़ा हो, शोर शराबे के सिवा हुकूमत ने क्या किया, आप मुझे बता दे भला। अच्छा, सवाए अपोजिशन को गालियां देने के, शोर शराबा करने के, और बोलते तुम चोर, वो चोर नहीं, वो ये कोई जवाब है आपका? आप बताएं किस शोबे में आपने कारनामा किया है? अच्छा, आप कहते हैं कि बेहतर इस वक्त यही है कि हुकूमत को घर भेजा जाए, घर जाए हुकूमत, तो उसका बेहतरीन इलाज तो वो है जो मौलाना साहब तजवीज़ कर रहे हैं कि भाई इस्तीफे दे दें आप लोग असम्बलियों से। लेकिन आप लोगों की सिंध में हुकूमत भी है ना? नहीं, मामला सिंध की हुकूमत का नहीं है, तो फिर इस्तीफे दे दें, दोबारा इलेक्शन हो जाए। आपके कहने में हम इस्तीफा दे दें, ये कोई बात मैं थोड़ी कह रही हूँ, मौलाना साहब क्यों कहेंगे, खुद इस्तीफा दे दें, मेरा ख्याल है। अच्छा, अपोजिशन कैसे हम बैठ कर कोई किरदार अदा करेंगे? अगर हम कल वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की बात करती है अपोजिशन, तो हम नहीं होंगे तो कौन करेगा? ये तो बात ही अजीब है, रिजाइन करने का क्या मतलब है? तो लेकिन अपोजिशन के पास ये भी ऑप्शन है कि ऐसी स्टेज आ जाए, कोई हल अभी तो है ना, अभी तो एहतजाज शुरू करेंगे, मेरा ख्याल है कल ये कहेंगे कि हम एहतजाज शुरू करेंगे। आप भी शामिल होंगे ना उसमें कल की मीटिंग में? पीपल्स पार्टी का
डॉक्टर साहिबा, आपने बात सुन ली, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी का इस्तीफे देने का कोई मूड है। वो कह रहे हैं कि उसके बाद क्या करेंगे इस्तीफे देने के बाद। दूसरी तरफ मौलाना साहब बज़िद हैं कि ये जमातें उनकी बात माने, इस्तीफे दें असम्बलियों से ताकि दोबारा इलेक्शन हो और हुकूमत को घर भेजें। लेकिन सबसे पहले तो इस पे आ जाएं, चल नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात हुई, ये पूरी APC की कवरेज, वो कहते हैं हुकूमत के लिए अगर कोई मसला है नहीं तो जाने दें भी, खिताब नवाज शरीफ साहब का दिखाने दें, क्या मसला है उसमें? मेरा ख्याल है सादिया, सबसे तो पहले अहम चीज़ ये है कि यू नीड टू नाउ लिसन वेरी पेशेंटली टू मी, क्योंकि हर मरतबा मेरा नाम लिया जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब जब गए थे तो हमने इस बात को सपोर्ट किया था कि वो जाएं। इंसानी हमदर्दी के तहत उनको भेज दिया गया और उनको कहा कि आप अपना इलाज करवाएं जाके, और जैसे जैसे आप इलाज करवाएंगे और जैसे जैसे अपने टेस्ट करवाएंगे, मेहरबानी करके हमें रिपोर्टें भेजना शुरू कर दें। अब वो जब वहाँ चले गए अक्टूबर के महीने में, तो उन्होंने न किसी किस्म की हमें रिपोर्ट भेजी, न कुछ उन्होंने वहाँ से बताया कि वो करवा क्या रहे हैं और व्हाट आर हिज लेटेस्ट रिजल्ट्स, पर्टिकुलरली वेयर द प्लेटलेट काउंट्स वर कंसर्न। दिसंबर में शोर मचा, तो एक रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट जब हमने अपने बोर्ड के सामने रखी तो द बोर्ड रिफ्यूटेड, उसमें कहा ये तो वही कुछ लिखा हुआ जो हमने लिख के भेजा था, दिस नथिंग न्यू इन इट। अभी किरमानी साहब ने एक बात कही है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतनी शॉर्ट मेमोरी हम सबकी नहीं होनी चाहिए। फरवरी के महीने में जो तीसरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि जी 26 तारीख को ये इनका कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए दाखिल हो रहे हैं और इनका कार्डियक कैथेटराइजेशन होनी है और उसके बाद जो नताइज आएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। और 26 फिर ये आपको भी याद है सारी चीज़ों की बात कि उस वक़्त नवाज शरीफ साहब ने ये जिद की कि मेरी जब तक बेटी नहीं आएंगी मैं अपना अस्पताल में दाखिल नहीं होऊंगा। आई होप यू रिमेंबर दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम पुटिंग ऑन रिकॉर्ड कि दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो ये कहना कि कोविड आया और वो कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो लेट मी टेल यू ऐसी कोई बात नहीं थी। बेसिकली नवाज शरीफ नेवर वेंट इन फॉर दैट कार्डियक कैथेटराइजेशन बिकॉज द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन बाय द टाइम ही वेंट देयर, तो जो उनका प्लेटलेट काउंट था वो तो बहुत बेहतर हो गया था क्योंकि ट्रीटमेंट तो उसकी यहाँ पाकिस्तान में हमने शुरू कर डाली थी। अब रहा बाकी उनके मसले मसाइल, वो तो पिछले 17 साल से चल रहे थे। अब एक बात तो ये हो गई जहां तक उनकी बीमारी का ताल्लुक है, दूसरी बात ये हो गई है उनकी बेल कैंसिल हो गई है और सबसे बड़ी ये बात है ही इज नाउ एन एब्सकॉन्डर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इज एन एब्सकॉन्डर एंड अ कॉन्विक्ट। और इससे पहले आपने एक लीगल ओपिनियन जब लिया उन्होंने ये बात कही कि नाउ बिकॉज इज अ कॉन्विक्ट ही कैन नॉट बी अ लीडर ऑफ अ पार्टी। तो ये तो एड्रेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन और बिकॉज ऑफ हिज कन्विक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लीडर ऑफ एनी पार्टी। जो मर्जी वो कहें, जो असूल और जो रूल्स कहते हैं, ये रेगुलेशंस कहते हैं, ये जो लॉ कहती है उसकी बात कर रहे हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि हर वक्त यही सुन सुन के हमारे भी कान दुख गए हैं जी, हालात पाकिस्तान के तबाह हो गए, खराब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया के अंदर एक पेंडेमिक की वजह से जो हालात जितने ख़राब बाकी जगह पे हुए, अल्लाह ताला ने हम पे ख़ास मेहरबानी की है और किसी चीज़ का भी तो क्रेडिट देना कितना मुश्किल काम हो गया ऑपोजिशन। चले मैं हालात पे भी आती हूँ कि वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं, पहले आप मुझे बात मुकम्मल कर परफॉर्मेंस एक को सामने रखते हुए सादिया मुझे बात तो मुकम्मल करें, मैं APC की भी बात कर दूं ना। अब ये सारी बातें जो कि जी कुछ खराब, अभी यू नो योर सेल्फ, सारी दुनिया के अंदर इस वक्त दी एफर्ट विच हैज बीन मेड फॉर द पेंडेमिक इज बीइंग अप्रिशिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नहीं है कि हम कर रहे हैं, दुनिया तारीफ कर रही है कि जो काम हुआ पाकिस्तान के अंदर, दी वे पीपल वर लुक्ड आफ्टर ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, उसका भी जिक्र हो रहा है। अब आ गया मसला जी APC की मीटिंग का। APC की मीटिंग का आपका क्या ख्याल है, हमें कोई परेशानी होगी? हमें किस चीज की परेशानी होगी? अभी FATF के बिल के अंदर आपके सामने तो इनकी परफॉर्मेंस है, दे आर नॉट इवन यूनाइटेड। ये तो अपनी पार्टी के अंदर भी खुद यूनाइटेड नहीं है। एक शहबाज शरीफ का ग्रुप है, एक नवाज शरीफ का ग्रुप है, मरियम बीबी है, एक उनके साथ उधर है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि अभी पीपल पार्टी के नहीं, और अभी पीपल पार्टी के हमारे लीडर जो है ना, अपने पीपल पार्टी के, हाँ नहीं, अभी पीपल पार्टी के हमारे लीडर ने कहा है कि जी हमारे साथ नवाज शरीफ ने जो बुरा किया, आप पिछले 10 साल में देख लीजिए इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया। आज अगर ये सारे इकट्ठे होकर खड़े हो रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव। वो तो कहते हैं हमने सर्वाइवल की जंग लर्नड अ लॉट। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेटर आसिफ करमानी साहब, एक चीज़ जो ऑब्वियसली आवाम के जहनों में भी इस वक्त है कि अक्सरियत रखने के बावजूद पार्लियामान में जिस अंदाज में अपोजिशन जमातें कामयाब ना हो सकीं और हुकूमत का जो बिल था वो मंजूर कर लिया जाता है, 35-36 अरकान आप लोगों के दगा दे जाते हैं, तो अपोजिशन जमातें इस पर भी कुछ सोच रही हैं कि ये हुआ क्या? और ऑब्वियसली आवाम भी ये सोचती है कि भाई पार्लियामान के अंदर जब अक्सरियत रखने के बावजूद ये लोग कामयाब नहीं हो सके तो पार्लियामान से बाहर एपीसी में क्या कर लेंगे? इस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि अगर आपने ईवान की कार्रवाई देखी हो, चूँकि मैं तो वहाँ मौजूद था, कि जिस तरह ईवान की कार्रवाई को बुलडोज़ किया गया और जिस तरह जो एक तरीका राइज होता है जिसके तहत स्पीकर का एक कंडक्ट होता है और उस स्पीकर को रूल्स के तहत चलना होता है, उस तरीके से काउंटिंग और गिनती नहीं की गई। अब मुझे ज़रा आधा मिनट दीजिएगा। स्पीकर पूछता है हाउस को जी कि कौन लोग इस फेवर में हैं, तो आवाज़ एक साइड से आती है येस, फिर वो कहता है कौन अगेंस्ट है, तो आवाज़ आती है नो। वहाँ नो की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि जिसने मजबूर किया स्पीकर साहब को कि जी चलें जी काउंटिंग कर लें। अब काउंटिंग का जो तरीक़ाकार था कि वहाँ एक केओस, एक अफरा तफरी, एक अजीब सा हड़बोंग मची हुई थी, हुल्लड़बाजी हो रही थी, कोई उठ रहा था सीट से, कोई बैठ रहा था, देयर वाज नो डिसिप्लिन। स्पीकर साहब का काम था कि पहले हाउस को इन ऑर्डर करते और उसके बाद जो तरीका है प्रॉपर कि आप डिवीजन करते, आप आधे हाउस को ट्रेजरी को इधर बिठाते, दूसरे को दूसरा बिठाते और प्रॉपरली हेड काउंटिंग करते। ये तो अफरा तफरी में उन्होंने किया। फिर दूसरी बात कि ये गलत तासुर दिया जाता है जी कि हम फैटफ के ख़िलाफ़ थे। नो, हम उस काले कानून के ख़िलाफ़ थे जिसके तहत के बग़ैर सर्च वारंट, बग़ैर अरेस्ट वारंट किसी भी शख्स को, किसी भी शहरी को, किसी भी बिजनेसमैन को 60 दिन के लिए उठा लिया जाए और उसका पता ना अता पता चले। हम इस काले कानून के ख़िलाफ़ थे और उस पर जुल्म यह किया गया कि स्पीकर साहब ने वहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन को बात तक नहीं करने दी गई। वो तो एक हाई जैक किया हुआ था इन्होंने, सारा माहौल वहाँ उस दिन पार्लियामेंट को हाई जैक इन्होंने किया हुआ था। लेकिन हमने उस पर अपना एहतजाज भी किया, शोर भी मचाया, रिकाउंटिंग का भी कहा। लेकिन जब हमने देखा कि ये स्पीकर आँख ही नहीं मिला रहा, सुन ही नहीं रहा हमारी बात और ये तो हुकूमत की पट्टी पड़ा हुआ है, तो फिर हमारे पास एहतजाज बाइकआउट के अलावा कुछ चारा नहीं था। और दूसरी बात में ज़रा डॉक्टर साहिबा ने कुछ यहाँ बातें फरमाई हैं, मैं जल्दी से ज़रा उस पर मुकम्मल कर लें। जी, एक लाइन में मुकम्मल कर लूँ, आप इजाज़त दें तो। देखिए डॉक्टर साहब को भी मालूम है कि वहाँ लंदन में कोई सर्जरी नहीं हो रही थी फरवरी के बाद से, ठीक है। और डॉक्टर साहब बेहतर जानती हैं बीइंग अ सर्जन कि एक पेशेंट और स्पेशली जो हाई रिस्क पेशेंट होता है जिसकी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, उसको बाकायदा एक प्री ऑपरेटिव उसकी एक प्लानिंग प्रेपरेशन होती है जो टाइम लेती है। नवाज शरीफ साहब ने, उनके डॉक्टर्स ने कौन से थे, पहले वो छुट्टियों पे चले गए अपनी वो क्रिसमस हॉलीडेज़ पे, वहाँ ज़ाहिर है। उसके बाद कोविड आ गया जिसकी वजह से मियाँ साहब के इलाज में तख़ीर होती चली गई। लेकिन मियाँ साहब अपना ट्रीटमेंट, मेडिकल टेस्ट जौन से थे वो करवाते रहे और तमाम रिपोर्टें हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराई गई और हॉस्पिटल्स को भी दी जाती रहीं। हाँ, ये नहीं हो सकता कि लंदन में बैठा डॉक्टर जो है वो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक, नवाज शरीफ की रिपोर्टें इनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बना सकता। उसने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स हैं, वो जो भी पढ़ें। अच्छा, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मियाँ साहब का जो मामला है, रिजेक्ट कर दिए, हमें वो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जी कर दिया, अब तो हुकूमत मैं की तो बात वही नहीं, अर्ज कर रहा हूँ। अदालत की बात अदालत का फैसला हम एहतराम करते हैं अदालत के फैसले का, लेकिन अदालत को भी चाहिए, चूँकि नवाज शरीफ साहब एक मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि उनका फैसला उनके मुआलिजीन की सवाबदीद पर छोड़ दिया जाए। थैंक यू। अच्छा, उनके मौलजीन के सवाबदीद पर छोड़ दिया जाए, राइट। मैं चांदिया साहब ये बताइएगा कि ये जिस तरीके से करमानी साहब ने कहा कि चलें ऑब्वियसली स्पीकर के रवैये पे आप लोगों को एतराज़ है, वो हम सुन रहे हैं कि कल शायद उनके खिलाफ भी कोई तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये खुद नून लीग के भी बड़े लोग बात कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी के भी बड़े लोग बात कर चुके हैं कि ये ऐसे अरकान जो हर ऐसे ओकेजन पे गायब हो जाते हैं, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी गायब हो गए, कोई चलें जो जेन्युइनली बीमार हैं वो तो एक अलग बात है, तो इनके खिलाफ भी तो फिर जमातें कार्रवाई करें ना। कल ये JUIF ने भी कहा कि वो अरकान देखते हैं अपनी लीडरशिप को कि जी कौन सी लीडरशिप जो है वो किसी जगह पर खड़ी हो भी रही है कि नहीं, वो भी इधर उधर होते रहते हैं, तो अरकान भी फिर कहते हैं सही है। आपकी बात दुरुस्त है।
इस हवाले से सियासी पार्टियों को जो उनका आईनी कानूनी हक किरदार अदा करने का वो करना चाहिए, और ऐसे जो मौसम के परिंदे हैं उन पर नजर रखना चाहिए, उसके लिए कोई पॉलिसी वाज़ेह करना चाहिए। ये तो बात ठीक है। तो शो कॉज दे रहे हैं आप फिर इन लोगों सेनेट को के जो आप सेनेट का मिसाल देती हैं, वो गायब कहीं नहीं हुए थे, वो तो अंधेर नगरी थी, खड़े इतने थे निकल बाहर रहे थे, खड़ों में से भी कम नहीं हुए हैं, सही है, दोबारा खड़े फिर भी वो इतने थे। अभी ये क्या हुआ है, उनके बारे में कहा जाता है ना कि भाई वो जो वोट देने गए तो वो जमीर की आवाज सुन के उस वक्त उन्होंने वोट किया। चेयरमैन साहब की मैं इज्जत करता हूँ। हुकूमत, आपने सुना ना पीटीआई क्या कह रही है, मेरी बात सुने कि जो नहीं आए कोई इखलाकी फर्ज हुकूमत का भी बनता है, नहीं बनता है। इतनी गुंडागर्दी करेंगे, आज भी पूरे खड़े गिनती के उतने वोट नहीं निकल रहे हैं, दुनिया भी तो देख रही, कुछ जमहूरियत पर एतमाद कैसे हम बहाल करवाएंगे। चले उसको छोड़े, अभी हम आपके ठीक है। मैं ईमानदाराना आपको बताता हूँ, मैं तो जब जायज़ होता है तो अपनों को भी कह देता हूँ। असेंबली में ये जो किरमानी साहब ने बात की वो 200% दुरुस्त है। आप पता नहीं उस ऐवान में थी या नहीं थी, नहीं मैं देख रही तो मार्केट थी नहीं। हाँ, ऐवान ऐसे होगा, ये बड़ा अफसोस होता है। वो ऐसे लगता है कि कोई फिश मार्केट है, जिस तरीके से शोर शराबा हो रहा होता है और जिस तरीके से हुल्लड़बाजी चल रही होती है, उससे भी ज्यादा था। जो स्पीकर साहब है उनको तो पहले हाउस को ऑर्डर में लाना चाहिए था ना, वो शोर का परवाह नहीं कर रहे थे। गिनती मैं बखुदा में कभी कह रहा हूँ, मैं बैठा था, मैं कहा ये गिनती वाले हैं क्या, मेरे को कैसे गिनेंगे। अच्छा, वो खड़े थे, मैं बैठने वालों को गिने। तो आप लोगों ने तो कह दिया था कि जी बाबर अवांग को शहजाद अकबर को भी गिना जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं जी हमारा तो वोट ही नहीं है, तो हम तो बैठे थे, हम तो नहीं थे। गिनती का अमल ही मशकूक है, ये गिनती हुई ही नहीं है। अच्छा, ये ऐसी गिनती है जैसे हमारी सेनेट में हो गई है, लेकिन ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। ये जमहूरियत कैसे लोग कबूल करेंगे। आप निज़ाम चला रहे हैं, आपके निज़ाम पर एतमाद तो हो ना, एतमाद तो आप पर नहीं हो सकता ना, इस अंदाज से तो नहीं चलेगा मामला। मैं बता रहा हूँ गिनती दुरुस्त नहीं हुई, ठीक है, लेकिन आप अगेन आप अपने लोगों को शो कॉज दे रहे हैं। बहुत लोग मिसाल देते हैं इमरान खान साहब की, जो भी था इलेक्शन आ रहा था लेकिन अपने एमपीएस को निकाल दिया। ठीक है, ऐसे लोगों को तो आप लोग भी फिर निकालें पार्टियों से, अगर आपको पता है कि आपकी पार्टियों में ऐसे लोग मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी में तो ऐसा नहीं मामला हुआ। अच्छा, सेनेट के मामले में भी मैं नहीं कहता, नून लीग को भी जरूर हुआ तो है। हाँ। सेनेट के मामले भी ऐसा था, हम सब थे उसमें। लेकिन अभी जो हमारे 3-4 वोटर हैं जो मेंबर थे, उनका तो दुनिया को पता है वो नहीं आएंगे। 4 कहा जाता है, पीपल्स पार्टी 4 नहीं थे। एक तो शाह साहब को आपने जबरदस्ती रोका, खुर्शीद शाह को, न कानून है न इखलाक है न कुछ। ओके चले, अब ये इखलाकियात, डॉक्टर साहिबा से जवाब जरा ले लें, मैं पहले जवाब ले लें उनसे कि ये इखलाकियात और जमहूरियत की जो बार बार बात करें चांडियो साहब, डॉक्टर साहिबा, ये क्यों वो कह रहे हैं कि जी एक तो पीटीआई खुद सबसे झगड़ा करना चाह रही है हुकूमत में होते हुए, हालांकि हुकूमतों के ये काम नहीं होते, जमहूरियत वो कह रहे हैं ख़त्म कर दी, कार्रवाई जो ऐवान की थी वो आपके सामने है, हुल्लड़बाजी थी, काउंटिंग सही नहीं हुई। अब ये स्पीकर साहब के खिलाफ भी मुझे लग रहा है कि कल शायद कोई फैसला हो जाएगा तहरीक अदम एतमाद लाने का। आप देखें सादिया, जहाँ तक ताल्लुक़ है हुल्लड़बाजी का, आप मुझे ये बताइए कि हुकूमत जिसने अपना क्या कहते हैं एक्ट पास करवाना था, उसे हुल्लड़बाजी करने की क्या ज़रूरत है। हुल्लड़बाजी तो कर रहे थे वो अपोजिशन वाले, शोर ओगल तो वो मचा रहे थे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़, जब काउंटिंग का मसला आया तो दे शुड हैव इंश्योर्ड कि इनके सारे लोग जो हैं वहाँ मौजूद होते। सबसे बड़ी बात है आपके सामने है द नंबर ऑफ़ पीपल वो मिसिंग फ्रॉम देयर सब। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, FATF का जिसकी खातिर हमने ये सारे कानून एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पास किए और जिस तरह कह रहे हैं ड्रकोनियन है, तो ये क्या कानून आपका ख्याल है सिर्फ अपोजिशन के लोगों के लिए पास हुए हैं? ये कानून तो हर इंसान के लिए पास हुआ है जो पाकिस्तान में बसता है और जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ है। उसके ये मतलब थोड़ी है कि सिर्फ कानून जो है वो लागू होगा अपोजिशन के ऊपर और दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों पर लागू नहीं होगा। ये कानून है, ये सब पे एक बराबर लागू होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि FATF में हम ग्रे लिस्ट से अगर कानून पास करने की वजह से वी कम आउट ऑफ दिस ग्रे लिस्ट, ऑपोजिशन अब तो अपोज क्यों कर रही थी? अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो है उसका फायदा पाकिस्तान को होना था ना और पाकिस्तान के अवाम को होना था, तो हमें तो सारों को खड़े होकर इसको सपोर्ट करना चाहिए था। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मेरी जात से पूछे तो मैं तो जाती बहुत बड़ी सपोर्टर हूं ऑफ द एंटी लॉन्ड्रिंग बिल। फॉर हेवन्स सेक, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ कैन यू परमिट कि जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो पब्लिक ऑफिसर्स होल्ड करते हैं
they can indulge in any sort of money laundering and not be taken to task. एक number one. Number two, important ये चीज़ है कि हुल्लड़बाजी वगैरह they were all there. If they were in majority, I'm 100% sure, मैं भी असेंबली में बैठती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि they cannot oppose things. इन्होंने आपके सामने हुल्लड़बाजी तो ये कर रहे थे. और therefore काउंटिंग की बात, मैं किरमानी साहब की एक बात प्लीज मुझे करेक्ट जरूर करने दीजिएगा, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब इस तरह की बात सामने आती है कि जी इन्होंने कोमॉर्बिडिटीज की बात की. और मैं लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फरवरी के महीने के अंदर देयर वाज नो लॉकडाउन, नंबर वन इन ब्रिटेन. बोरिस जॉनसन को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, सारे अस्पताल खुले हुए थे. मेरी अपनी बेटी वहां काम करती है, सो आई नो इट वेरी वेल. किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगी हुई थी और नवाज शरीफ साहब को बाकायदा टाइम दिया गया था एंड रिफ्यूज टू गो ऑन टाइम. सो डोंट कीप ऑन क्लेमिंग कि वो अपना इलाज करवाया नहीं. उन्होंने इलाज जानबूझ के नहीं करवाया वहां. अच्छा ठीक है, क्योंकि अगर इलाज हो जाता तो नहीं. एक और बात है, देखिए एक बात मैं और करना चाहती हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि देखें इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान की डेवलप हुई है, मेरा ख्याल है कि FATF के ये जो हम लोग इस वक्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और ये जो बिल सारे पास हुए हैं, उनका पाकिस्तान का इतना फायदा हुआ है. इंटरनेशनली आर इमेजेस गॉन अप हाई. लोग कहते हैं कि कम से कम एक मॉरली तो वी आर नाउ स्टैंडिंग इन लाइन कि ना हमने टेरर फाइनेंसिंग जो है उसको होने देंगे और ना ही हम मनी लॉन्ड्रिंग. व्हाइट कॉलर क्राइम जो है सबसे बड़ी क्राइम की जाती है. आप देखिए सारी दुनिया के अंदर व्हाइट कॉलर क्राइम की कितनी बड़ी सजाएं हैं आपके सामने है. लुक एट व्हाट हैज हैपेंड इन मलेशिया के भी तो इसी तरह लीडर्स जो है इसी तरीके से आप देखिए कि ऑल पीपल हु इंडल्ज इन व्हाइट कॉलर क्राइम इज अगेंस्ट द कॉमन मैन. जब आप एक आम आदमी की जिंदगी में इतनी तबाही लाते हैं अपने इन हरकतों की वजह से, तो कानून आने चाहिए और सख्त कानून आने चाहिए. चलें ठीक है डॉक्टर साहब, गॉट योर पॉइंट. किरमानी साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं एक ब्रेक से वापस आके किरमानी साहब आपका जवाब ले लेती हूँ. टाइम भी होगा हमारे पास राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक. प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद. कल अपोजिशन की APC है जिसमें नवाज शरीफ साहब भी, जरदारी साहब भी शिरकत कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए. और जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि कहीं से मिड टर्म इलेक्शन की भी तजवीज़ है, हुकूमत हटाओ मुहिम जो है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, अवामी जलसों के लिए जो हैं वो तजावीज़ दी जाएंगी, स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद लाने पर सोचा जाएगा. अब ये चीज़ें अब फाइनल तो ऑब्वियसली कल पता चलेगा कि APC में और जमातों की तरफ से क्या तजावीज़ आती हैं. किरमानी साहब, डॉक्टर साहिबा ने जो बात की थी, यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू दैट FATF के हवाले से, पार्लियामान के हवाले से. जी, पहली बात तो मैं अर्ज़ करूँगा FATF के हवाले से कि ये एक प्रोपेगेंडा जो है ना कि जी हम लोग ख़िलाफ़ थे FATF के. हम FATF के ख़िलाफ़ नहीं थे. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हम उस काले कानून के ख़िलाफ़ हैं कि जिसके तहत किसी भी शहरी को, किसी भी बिजनेसमैन को पाकिस्तान के उसको उठा लिया जाए. मुझे ज़रा कंप्लीट करने दें डॉक्टर साहब प्लीज़. कि उठा लिया जाए और उसको 60 दिन उसकी, ये तो 180 दिन उन्होंने रखा हुआ था, वो तो हमने लड़के 60 पे लाए दिन पे. हम उस क्लॉज के ख़िलाफ़ थे. अच्छा, नंबर वन. दूसरी गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट में जो हुआ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जिस तरह स्पीकर बायस था, जिस तरह क्या इसको कहते हैं, एक अजीब केओस का आलम था. मैं तो ख़ुद मौजूद था, चांडियो साहब वहाँ मौजूद थे और क्लियर था कि स्पीकर जो सा तुला बैठा है वो आँख ही नहीं मिला रहे थे. खैर एनीवे, तीसरी बात, मैं डॉक्टर साहब को चूँकि एक प्रोफेशनल हैं, वो डॉक्टर हैं, और मेरा ख़्याल था कि वो नवाज शरीफ साहब के केस में अपने उस प्रोफेशनलिज़म को ज़रूर मद्देनज़र उनके रखना चाहिए और रखेंगी. कि देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की सरबराही में जो बोर्ड बना, हेल्थ मिनिस्टर थी हैं, इन्होंने रिकॉर्ड पे है कि बार बार कहा कि नवाज शरीफ साहब को इलाज की ज़रूरत है, बाहर जाएं. लेकिन ज़रा शूमी किस्मत देखिए कि डॉक्टर साहब की अपनी जमात के वज़रा इन पर अदम एतमाद का इजहार करते रहे और इन्हें इल्ज़ाम देते रहे कि जी पता नहीं रिपोर्टों में गड़बड़ की गई, जिस पर डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, रिपोर्टें ठीक थी, मियाँ साहब वाकई बीमार हैं, और फ़लाँ डॉक्टर्स ने आके उसको जस्टिफाई किया, एंडोर्स किया. अब गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ रखती हैं
اور ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں لنڈن کی، ان کا یا تو نواز شریف صاحب سے کوئی رابطہ ہے یا ان کے ذریعے کوئی انفارمر ہے ان کا جو ان کو بتا رہے چیزیں. کیا سرائیوں پہ میرا خیال ہے بات نہیں کرنی چاہیے. رپورٹس جون سی تھیں وہ ہم نے ڈاکٹر صاحب وہاں تو گیا ہی کوئی نہیں. وہ جو جانا تھا کورٹ نے کہا تھا کہ وہ جائے گا، کو ہائی کمشنر کا بندہ آج تک تو وہ گیا نہیں میاں صاحب کا معائنہ کرنے. تو یہ جو ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور اس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے، میری گزارش یہ ہوگی ڈاکٹر صاحبہ محترمہ سے کہ اس کو وہ ایک پروفیشنلی، چونکہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں، تو اس کو ایک پروفیشنلی ایک اس پوائنٹ آف ویو سے اس کیس کو دیکھیں. جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، میں آخری بات کر دوں کہ میاں صاحب تو بدترین حالات میں بھی واپس آ گئے تھے. اب بھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا علاج مکمل کرا کے پروسیجرز کرا کے واپس آ جائیں گے. اور ہمیں اعتماد کرتے ہوئے وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ثوابدید پہ چھوڑ دینا چاہیے اس کو. جی ضرور، پلیز. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ جواب دینا چاہ رہی کیونکہ آپ کی انہوں نے بات کر دی. جی فرمائیے گا، پھر میں چانڈیو صاحب سے بات کرتی ہوں. جی انہوں نے فرمایا کہ ان کا کون سا رابطہ تھا، تو میں آپ کو یہ بتا دوں بالکل میرا رابطہ ہوا، اور میں نے ان کے جو پرسنل معالج ہیں ڈاکٹر عدنان، ان سے پرسنلی بات کی. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ بات کی، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مہربانی کر کے اگر آپ توسیع چاہتے ہیں بیل کے اندر تو ہمیں مکمل رپورٹس بھیجیں. یہ جو رپورٹیں آپ بھیج رہے ہیں یہ ناکافی ہیں، اور اس کے اوپر ہمارا جو بورڈ ہے وہ کہتا ہے وی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دس ایٹ آل، دیر از نو ریزن فار ہم ٹو سے بائنڈ. تو یہ آپ نہ کہیے کہ میرا رابطہ نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے آئی ہیڈ کم ٹو نو کہ ہی واز گوئنگ فار ڈاکٹر عدنان آپ مجھے خود بتاتے رہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر عدنان سے وہ کہہ رہی کہ رابطہ تھا. صحیح ہے، جمع کراتے رہے تھے. میں ان ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو میاں صاحب لنڈن میں جن ڈاکٹر سے ہیں، اور ہمیں اور ان کو ہم کمپریہنسو رپورٹس ڈاکٹر لارنس کی جمع کراتے رہے ہیں ٹائملی. اچھا چلیں ایسی بھی رپورٹ ہے جس میں اب جو نئی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ ہے رپورٹیں آتی رہی، رپورٹیں مکمل نہیں آئیں، یہ چیز چلتی رہے گی. اوبیسلی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. ابھی بھی جو ان کی آبزرویشن سامنے آ چکا ہے. میں چانڈیو صاحب کمنگ بیک ٹو یور ٹموروز APC، یہ مجھے بتائیں کہ ابھی بار بار ابھی شہزاد اکبر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ نیب کی کچھ چیزیں ترامیم PM نے بھی کہا، وہ جس کو NRO بھی کہتے ہیں، باقی چیزیں بھی کہتے ہیں، 36 میں سے 34 جو ہیں ان کی مرضی کے کروانا چاہ رہے ہیں شکے. ابھی بھی کہا کہ یہ APC میں صرف مطالبہ ہے کہ نیب قانون تبدیل. پہلی بات ایک پل کے لیے کہنا چاہتا ہوں، جو قومی جوائنٹ سیشن کے لیے کہا گیا، یہ جوائنٹ سیشن بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے جان بوجھ کے ایسی فضا، سینٹ کا تو مجھے پتا ہے، جو ہم قانون پاس کر رہے تھے سب کے سب مل کر، وہ ایک آدمی کو اشارہ کیا، وہ وہاں کے ممبر ہیں ہمارے بڑے محترم، انہوں نے اس کا ایسی بات کی جس پہ اختلاف بڑھ گیا. ہم نے کہا وہ لفظ واپس لے، ساری کریں، انہوں نے نہیں کیا. جان بوجھ کے کہ یہاں یہ پاس نہ ہو، ہم جوائنٹ میں جائیں. جوائنٹ میں اکثریت تھی، اور اس جوائنٹ میں جانے کو ہم نے استعمال کیا پھر پارٹیوں کو گالیاں دینے کے لیے. ابھی بھی ایسا ہوا ہے. اب اس پہ جو دیکھ رہے تھے وہ سب اسپیکر صاحب کے غیر جانبداری کو سمجھ گئے ہیں، تسلیم کر گئے. شہزاد اکبر صاحب پہ ذرا آ جائیں. شہزاد اکبر صاحب، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، ایمانداری کی بات جو میرے دل کی بات ہے، میں ان کو خراب نہیں سمجھتا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، زبردست آدمی ہیں. لیکن ایسے آدمی کئی آئے ہیں، کئی گئے ہیں، یہ کوئی پہلے نہیں آئے. ہر حکومت میں اینک والے جن ہوتے ہیں، اس حکومت میں 3-4 جن ہیں. میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جن کو گالی ہے کیا؟ نہیں، خدا کی قرآن کریم میں سورہ جن ہے، جن کا جن تو بالکل ہے. تو ہر حکومت میں 4-5 ایک جن ہوتا ہے. اس حکومت کے پاس اینک والے 3-4 کافی جن ہیں. میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں، وہ سیدھی ایمان سے میں کہتا ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کس کی؟ سیف الرحمان کے وارث کی طبیعت صحیح نہیں ہے. سیف الرحمان کا بولنا آپ کو یاد ہے کچھ؟ شہزاد صاحب اتنا نہیں بول رہے ہیں. وہ پوری دنیا کا ریکارڈ لے کر آج کہاں ہیں؟ نون لیگ موجود ہے، سیف الرحمان نہیں ہے. اور ان کو آپ سیف الرحمان کا وارث کہہ رہے ہیں؟ بے شک. یہ عنقریب آرام کے لیے جائیں گے، ان کو کہیں گے آپ آرام جا کر کرو. PTI ہوگی، یہ نہیں ہوگے، یہ بھی چلے جائیں گے اس میں. اور لیکن جس قسم کی باتیں ان کی میں سن رہا ہوں، روز باتیں ان کی سنتا ہوں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ادارے ہیں، اسٹیک ہولڈر. خدا کا خوف کریں آپ. کتنا برا کرو گے آپ اداروں کو، کتنا مشکوک بناؤ گے آپ اداروں کو. خدا کے واسطے سے پاکستان کے اداروں کی جان چھوڑیں.
آپ اگر منتخب ہو کر آئے حکومت کریں. یہ کیوں کہتے ہیں ادارے ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے. پاکستان جانا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ عنقریب یہ آرام کے لیے جائیں گے. آرام کے لیے جائیں گے. ہاں ایسے بہت سارے میں نام لے سکتا ہوں پر میں ان کی عزت کرتا ہوں. بڑے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر آصف کرمانی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, سینیٹر مولا بخشانیو صاحب, آپ کا سب کا تشریف آوری کے لیے. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.